वक्त की हरकतें भी बड़ी अजीब होती हैं। जब ये मेहरबान हो तब इसे बड़ी जल्दी रहती है, और जब ये बेरहम हो तब ये बड़े फुर्सत में होता है। वक्त जब ज्यादा हो तब बीतता नहीं, और जब कम हो तो चलने के बजाय भागता है। मेज पर किताबों के बीच रखी घड़ी की चाल मुझे अचानक से कुछ ज्यादा ही तेज लगने लगी थी, और तभी बरामदे में दीवार पर टंगी उस बड़ी सी घड़ी जिसे तुम स्टेशन की घड़ी कहती थी कि टन की आवाज से मानो मुझे झटका सा लगा था। पलटकर उस घड़ी को देखा तो 3:30 बज चुके थे। वक्त मेरे पास अब मात्र कुछ 1 घंटे का था। तब घड़ी की सेकंड की सुई से मानो मेरी रेस सी लग गई थी। हर मिनट पलक झपकते ही गायब हो रहा था। हालत ये थी कि अगले 15 मिनट में मैंने तकरीबन 20 बार घड़ी देखी, और हर बार वो मुझे मुंह चिढ़ाती नजर आई। खैर, जल्दी जल्दी अगले 20 मिनट में मैंने अपनी पैकिंग खत्म की। तब जाकर थोड़ी सी राहत महसूस हुई। बहन को चाय बनाने बोल मैंने मेज से लगी कुर्सी खींची और बैठ गया वो लिखने जिसका इंतजार तुम बड़ी बेसब्री से अपने घर में कर रही थी। कुर्सी पर बैठने के बाद कुछ वक्त तो मुझे खुद को समेटने में लगे। कुछ खास लिखने, कुछ खास कहने के लिए तो यूं भी अपने आप को थोड़ा तैयार करना जरूरी होता है। और यहां तो बात हमारे पहले खत की थी। कमरे की लाइट बंद कर मैंने टेबल लैंप जला लिया। कल शाम एक खास लेटर पैड खरीदा था, उसे भी खोलकर सामने मेज पर रख लिया। कलम जिसमें लाल स्याही थी मेरी उंगलियों में थी। तब तक बहन ने भी चाय लाकर मेज पर रख दिया। सब कुछ तकरीबन काबू में आ गई थी, पर शब्द अभी भी बेकाबू थे, सूझ नहीं रहे थे। क्योंकि सामने सवाल अब यह था कि खत में लिखूं क्या। मैंने अल्फाज ढूंढने की कोशिश शुरू की। दिमाग ने पहला सुझाव यह दिया कि मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि बस तुम खुशी हो जाओ, पर फौरन ही मेरे जहन ने इस दलील को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि एक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ करने की जरूरत से हम तो कब के फारिग हो गए थे। एक दूसरे के दरमियान एक अनकही एहसास का होना ही तब हमें खुश करने के लिए काफी था। आखिर एहसास की दुनिया में अल्फाज की क्या हैसियत और क्या जरूरत। एक और अहम बात जहन में आई कि हमारी कई गहन गुफ्तगू ने भी तो कभी शब्दों का सहारा नहीं लिया। हकीकत तो यह है कि कुछ खास कहने, कुछ खास समझने के लिए हमें तो कभी लफ्जों की जरूरत पड़े ही नहीं। एक वक्त के बाद तो बिना कुछ कहे हम दोनों ने सब कुछ कहा, और बिना कुछ सुने हम दोनों ने सब कुछ समझा। सच तो ये था कि उन 7 सालों में हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ नहीं कहा, पर सब कुछ समझ लिया। तो फिर सोचा कि क्या खत न लिखूं, क्या इसकी जरूरत है ही नहीं। फिर ये ख्याल आया कि तुमने हुक्म दिया है तो तामील भी होनी ही चाहिए। फिर यह सूझा कि मजाक में हुक्म देना और सुनना हम दोनों को अच्छा तो लगता था, पर हमें कभी एक दूसरे को हुक्म देने की जरूरत हुई ही नहीं। तो फिर तुमने मुझे खत लिखने को क्यों कहा? और कहने का तुम्हारा वो लहजा भी कोई गुजारिश वाला तो था नहीं। तो फिर वो था क्या? वो तुम्हारा इकलौता गुरूर था। उस वक्त एक ही गुमा, एक ही घमंड तो था तुम्हें, और तुम उसे अपने माथे पर ताज की तरह पहनती थी। और वो गुरूर था मुझ पर हक जताने के हक का गुरूर। मेरी जान, मुझे तुम्हारे उस गुरूर का मान रखना था, इसलिए मुझे वो खत लिखना था। खत लिखूं या न लिखूं कि उलझन के खत्म होते ही मेज पर रखी उस नई सुनहले रंग की लेटर पैड को थोड़ा अपने करीब और खिसका लिया। पर एक सवाल जो लेटर पैड खरीदते वक्त ही उठ खड़ा हुआ था, जवाब पाने को तंग कर रहा था।
दुकानदार ने जब कई खूबसूरत लेटर पैड सामने रख दिए थे तो एकदम से ख्याल आया था कि हमारे रिश्ते की खूबसूरती तो ये थी कि हमारा रिश्ता बहुत ही सहज था। मेरे ही वो शब्द मुझे याद आ गए, जो सहजता से बने वही संबंध है, शर्तों के साथ तो समझौते किए जाते हैं। तो फिर ये आडंबर क्यों? मैंने सोच भी लिया था कि हमारे रिश्ते में सहजता ही काबिज रहे तो अच्छा है, बनावटीपन से इसे दूर ही रखा जाए। फिर भी पता नहीं क्यों वो लेटर पैड मैंने खरीद लिया, शायद इस दलील के साथ कि उस पर लिखना न लिखना तो बात की बात है, अभी मैं ले लेता हूं, इस्तेमाल न हुआ तो यूं ही पड़ा रहेगा या दोस्तों को दे दूंगा, उनके काम आ जाएगा। मेरा मन पहली बार उस तरह के सवालों और वैसी एहसासों के उलझनों से जूझ रहा था। पर एक बात बताऊं, वो एहसास आज भी कई सारी पहली एहसासों से ज्यादा सुखद है और एकदम अलहदा भी। खैर, उस असमंजस की स्थिति में सामने रखा मेरा रफ कॉपी मुझे देख गया, उसे उठा लिया और उसका आखिरी पन्ना फाड़कर बस तुम्हें कुछ लिखने के लिए कलम उठाया ही था कि न जाने क्यों और कैसे ये महसूस हुआ कि कुछ लम्हों को जश्न में तब्दील होना जरूरी होता है, क्योंकि फिर उन्हीं लम्हों, उन्हीं पलों के साथ हम अपनी जिंदगी जीते हैं और कई बार गुजारते और काटते भी हैं। देखो ना, कितने साल बाद आज भी मैं उन लम्हों को ऐसे जीता हूं जैसे बस कल की ही बात हो। उन पलों में बहुत कुछ फिर अपने आप ही हुआ। उस रफ कॉपी के पन्ने को डस्टबिन में डाल दिया और फिर उस खूबसूरत लेटर पैड के पहले पन्ने पर मैंने वो लिख दिया जो शायद उस वक्त तक मैंने अपने आप से भी नहीं कहा था, या शायद मेरा दिल दिमाग उस बात को अपने ख्याल में लाने से भी परहेज करता था। हमारा पहला खत लिखा जा चुका था। और हां, तुम हमेशा पूछती थी ना कि मैं उस खत को हमारा क्यों कहता हूं, मेरा क्यों नहीं कहता। उसकी वजह फिर कभी बताऊंगा किसी और खत में। खैर, मैंने जल्दी से कपड़े बदले, खत को मोड़कर शर्ट के सामने वाली बाईं जेब में रखा और फिर तुम्हारी स्टेशन वाली घड़ी को देखा। 5 बजने में कुछ 20 मिनट बाकी थे और तुम्हारे पास पहुंचने में मुझे कोई 10 से 12 मिनट लगने वाले थे। वक्त तकरीबन अब मेरे साथ था। मां को कहा आता हूं, जूते पैरों में डाले और निकल पड़ा। पर दरवाजे से निकलने से पहले हाथ अपने आप ही खत की सलामती जानने जेब तक पहुंच गए। छू कर देखा, खत वहीं महफूज थी। कदम कुछ तेज ही चल रहे थे। जल्दी शहर के मुख्य मार्ग पर आ गया। महसूस हुआ कि उस शाम अचानक से पूरी दुनिया मुझे खूबसूरत लग रही थी। चौक पर चाय पीता वो दोस्त भी दिखा था जिसने 4 महीने से मेरे 250 रुपये रखे हुए थे। उसके तरफ भी मैंने मुस्कुराकर ही देखा था। उस शाम मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। दुनिया खूबसूरत हो गई थी, या दुनिया सिमट गई थी, या सिमट कर खूबसूरत हो गई थी, पता नहीं। हां, बस इतना पता था कि सामने जो घर नजर आ रही थी उसका दरवाजा कुछ ही पलों में तुम ही खोलोगी और खोलते ही बोलोगी, इतनी देर? और मैं कहूंगा कि अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, मैं वक्त से पहले हूं। और तुम हमेशा की तरह कहोगी, तो क्या हुआ, और पहले नहीं आ सकते थे क्या? फिर मिलूंगा।